जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विनोद, आपका भाई, आपका मित्र, एक बार पुनः इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टीचर्स डे पर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। जब टीचर्स डे की बात आती है या टीचर शिक्षक की बात आती है तो बस एक ही बात मुझे याद आती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु जब दोनों खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें, ताकि वही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, ऐसे ऐसे उद्गार गुरु के लिए, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए स्वतः निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आज आप सबों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामना। और आज चलते हैं उस महान विभूति के बारे में, कुछ बातें करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं, कुछ पहले से कुछ नई बातें भी जानेंगे हम लोग। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतन्नी गांव में हुआ था। और इनके नाम में सर्वपल्ली लगा है क्योंकि इनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव से ताल्लुकात रखते हैं। और अगर बात की जाए इनकी शिक्षा की, तो ये इनकी शिक्षा और डिग्री, कई डिग्रियां हैं। अगर कुछ हमारे बड़े राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद को सुशोभित करने वाले कुछ लोगों के पास इतनी डिग्रियां होगी, तो उनमें से एक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास भी है कई डिग्रियां। बचपन की बात की जाए तो बचपन का इनका शिक्षा जो होता है वह तिरुतन्नी गांव में हुआ। और जैसे ये उच्च शिक्षा में आए तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई किए। ऐसे ये तो हिंदू थे, लेकिन कंप्लीट ब्राह्मण सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की और इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री की फिलॉसफी में। अब फिलॉसफी ही इन्होंने क्यों पढ़ी, इस पर भी थोड़ी सी रोचक बात है कि आरंभ में ये साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक किताब इनको दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी की हाथ लगी और उस किताब को जब इन्होंने बेहद अच्छे ढंग से पढ़ा तो उनके प्रति ऐसा रुझान हुआ कि वो फिलॉसफी पढ़ने लगे और दर्शन शास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान हो गए। और आप देखें कि जब शिक्षा इनकी पूरी हुई मास्टर डिग्री फिलॉसफी में, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में 1906 में उनको वहीं पर एक जॉब भी मिल गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिर समय बीता, 1918 में ये जो फिलॉसफी के हैं वो प्रोफेसर हो गए मैसूर विश्वविद्यालय में। जी हाँ, मैसूर विश्वविद्यालय में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए। आगे आप देखें कि कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए। जब ये मैसूर से कोलकाता आ रहे थे तो इनके जो भी शिष्य थे सारे रोने लगे। ये इतने अच्छे पढ़ाते थे कि कोई नहीं चाह रहे थे कि ये मैसूर विश्वविद्यालय छोड़ के जाए, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय इनको आना था, ये आ गए कलकत्ता विश्वविद्यालय। और उसी कोलकाता विश्वविद्यालय के बाद इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का अवसर लगा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने दर्शन शास्त्र फिलॉसफी पर शानदार वक्तव्य दिए, शानदार पढ़ाए, किताबें लिखी। और इनके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह पश्चिम में स्वामी विवेकानंद का एक समय तूती बोलता था, जब ये दर्शन शास्त्र पे इन्होंने अपनी बातें रखना शुरू की तो फिर स्वामी विवेकानंद के बाद दूसरे भारतीय ये बने जिनका भी पश्चिम में वैसा ही बोलबाला बना जैसा स्वामी विवेकानंद जी का था। और 1931 में ये माननीय कुलपति के रूप में पद को सुशोभित किया। कहां पे? आंध्र विश्वविद्यालय में। जी हाँ, आंध्र विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति पद को सुशोभित किया। इनकी चर्चा इतनी तेज थी, इतने लोग इनको जानते थे कि मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने इनको न्योता दिया
कि आप जैसे महान शिक्षक यदि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आ जाते हैं तो फिर इनको न्योता दिया और इनको 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। फिर भारत सरकार की भी ध्यान इनके ऊपर था और 1949 में इनको तत्कालीन यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी सोवियत संघ के विशेष भारतीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी इनको बनाया वहां पे। फिर जब हमारी सरकार का गठन हुआ 1952 में, अब बात आई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का, तो सबसे पहला नाम इनका आया उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति के पद को इन्होंने एक टर्म नहीं बल्कि 2 टर्म तक सुशोभित किया, 1952 से 57 और 57 से 62। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं जैसा कि आपको मालूम होगा ये राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के पद को भी सुशोभित किया। और ऐसे समय बीता 1962 में इनको भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने का भी अवसर मिला। ऐसे थे हमारे दार्शनिक शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगर इनका बात देखा जाए तो इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में बहुत सारी बातें हुई, जैसे कि आप जानते हैं 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ तो इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ। भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ, यह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत अहम होती है। युद्ध की घोषणा या युद्ध विराम की घोषणा दोनों राष्ट्रपति करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद आप देखें कि इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे। तो 1964 में डॉक्टर नेहरू, इन्हीं के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर नेहरू पहले से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आ रहे थे, लेकिन 64 में मृत्यु हो गई। तो फिर इन्होंने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया कुछ दिन के लिए। पुनः लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के पद का इन्होंने शपथ दिलाया। जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता में गए और ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। पुनः इनको कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना पड़ा और ये पद और गोपनीयता की शपथ उनको दिलाए। और फिर जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। तो इनके जो राष्ट्रपति के कार्यकाल थे उसमें कई एक बातें हुई और सबका इन्होंने निर्वहन बहुत ही शानदार ढंग से होता है। दोस्तों, अगर जीके में बात की जाए तो पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ा अधिकार है कि जब सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला सुना देता है कि अमुक व्यक्ति को फांसी हो गई, तो केवल मात्र एक राष्ट्रपति के पास ही बच जाता है जहां उसको सजा को माफ किया जा सकता है और बदला जा सकता है। तो इनको उसमें भी यह भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, उसका भी इन्होंने निर्वहन किया। तो इन सारी बातों को ये एक न केवल शिक्षक थे, न केवल दार्शनिक थे, बल्कि एक राजनेता भी थे। और शिक्षक के रूप में ये ज्यादा अपने आप को खुश मानते थे। जब यह राष्ट्रपति बने तो कई लोगों ने इनके पास कहा कि मैं आपका जन्मदिवस मनाना चाहता हूं, तो वहीं पर बातें हुई कि जन्मदिवस जो मनाया जाए तो वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो तब से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो इन्होंने कई किताबें लिखी जो कि आज तक पढ़ी जाती है और दर्शन शास्त्र के उस समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर काफी नाम कमाया और उससे इनको काफी प्रसिद्धि मिली। तो इनकी एक बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इन्होंने लिखी। भारतीय दर्शन, ये
इंडियन फिलॉसफी, भगवत गीता, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये दोनों काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। बात किया जाए 1954 में, वो भारत के जब भारत रत्न पुरस्कार देने की बात आई तो 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। और पहला नाम जो आया तो उसमें 3 व्यक्ति का नाम आया 1954 में, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन तीनों को एक साथ मिला, यानी 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे साहित्यकार थे, इनका कई बार नोबेल पुरस्कार में इनको नॉमिनेट भी किया। ये बहुत बड़े राजनेता नहीं थे, इन्होंने बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में भाग नहीं लिया था, उसके बावजूद ये विचारों और कलम के धनी थे। विचारों और कलम की क्रांति से इन्होंने काफी लोगों को जगाया, यह भी एक बहुत बड़ी काम होती है। ऐसे दर्शन शास्त्री, ऐसे गुरु को मैं सत बार नमन करता हूं। और आज शिक्षक दिवस पर मैं तमाम सभी गुरुओं को मैं अपना प्रणाम करता हूं और सबको नमन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, जानकारी मिली होगी कुछ बातें, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय, जय हिंद।